हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, सही म्यूचुअल फंड्स, वो मैं आपको सिखा सकता हूँ सिर्फ 10 मिनट के अंदर, तो क्या आप ये बात मानेंगे? आपको लगेगा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मैं सच कह रहा हूँ कि सिंपल है बहुत सेलेक्ट करना म्यूचुअल फंड्स को, एक प्रोसेस होती है उसकी। तो मैं आज वो आपको समझाने वाला हूँ। 10 मिनट है, आप प्लीज़ मुझे दीजिए। और इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सेलेक्ट कर पाओगे बेस्ट म्यूचुअल फंड। हर साल 2024-25 जब भी आए, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड खुद से सेलेक्ट कर पाओगे, ये मेरा वादा है। और अगर आपको ऐसा लगे कि जो मैंने इस वीडियो में बात की है उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, ठीक है? इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। अब थोड़ा इस वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यूजली मैं बात करता हूँ, आप सुनते रहते हो, इंटरेक्शन नहीं होता है हमारा। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पहला स्टेप, आप अभी म्यूचुअल फंड्स कैसे सेलेक्ट करते हो, आपकी अभी की क्या प्रोसेस है, आप वो कमेंट्स में लिख दीजिए, ठीक है? और उसके बाद जब मैं आपको अपनी प्रोसेस समझा दूंगा या फिर जो मेरे हिसाब से सही प्रोसेस है वो समझा दूंगा, उसके बाद वीडियो के एंड में आप अपने ही कमेंट पे रिप्लाई करके बताइएगा कि इससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा एजुकेशन मिली कि नहीं और कुछ सीखने को मिला कि नहीं। इससे दो फायदे होंगे। एक, मुझे फीडबैक मिलेगी कि इस वीडियो से आप लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ, और दूसरा, आप खुद का कंपैरिजन कर पाएंगे कि आपकी जो पहले अंडरस्टैंडिंग थी और अब जो आपने समझा है उसमें क्या बहुत अंतर है, और अगर बहुत अंतर है तो डेफिनेटली आप इससे अब बेहतर कर पाएंगे इन द फ्यूचर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि, और ये बहुत ही एक सरप्राइजिंग मैंने देखा है, लाइक यूट्यूब पे भी और इन जनरल लाइफ में भी, लोग आते हैं और आपको बस बेस्ट म्यूचुअल फंड बता के चले जाते हैं, बोलते हैं स्मॉल कैप में ये बेस्ट फंड है और चले जाते हैं। बट ये बहुत ही गलत है। लाइक, अगर आपकी जो फाइनेंशियल या आर्थिक स्थिति है उसको नहीं समझा गया है और उसको बिना समझे आपको बताया जा रहा है कि आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए, तो दोस्तों ये मतलब इससे बड़ी गलती तो हो ही नहीं सकती है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल बेसिक रूल बता देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यूजली वो डेट से इक्विटी की तरफ जाता है, और जैसे जैसे हमारा रिस्क प्रोफाइल बढ़ता जाता है, यानी कि हम ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं टू अक्यूमुलेट वेल्थ, हम अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, वैसे वैसे आपकी रिस्क प्रोफाइल इंक्रीज होती है डेट से इक्विटी की तरफ। एक ये हो गया। और दूसरा होता है होराइजन। आप जितने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आप उतना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। कम समय के लिए है तो प्लीज आप डेट फंड में ही इन्वेस्ट रहिए। अगर आपका 1 से 2 साल का है या फिर 1 साल से कम है, प्लीज डेट फंड में इन्वेस्टेड रहिए। 5 साल से कम है तो मैं इन जनरल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अग्रेसिव मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स की तरफ जाएं, ठीक है? तो ये इसके अंदर और बहुत सारी साइंस है वैसे, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर कि आप अपने गोल के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो अगर आपको ये सही लगे वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वो जब वीडियो आएगा तो आप ज़रूर से देखिएगा और आप फिर से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद से कर पाएंगे। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसको बोलते हैं AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें ऑलरेडी कितना पैसा निवेशकों ने लगाया हुआ है। तो अगर मान लीजिए AUM है 10,000 करोड़, तो वो जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है वो 10,000 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है लोगों के जो उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये छोटे AUM और बड़े AUM के अंदर दोनों में एक फायदा है और एक आई वुड से नेगेटिव बात भी है। मैं समझाता हूँ आपको। छोटा AUM जो है उसमें फायदा ये है कि क्योंकि छोटा है, हल्का है, कम पैसे इन्वेस्टेड है, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हो। आपको अगर एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आप यूनिट्स कम खरीदते हो, तो ये जल्दी आप कर सकते हो। इसका एक आई वुड से नेगेटिव ये है कि यूजली वो नया होगा फंड और ज़्यादा दिनों से उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई होगी, तो वो एक नेगेटिव है। अब आप कंसिस्टेंट उसके रिटर्न्स नहीं देख पाओगे।
अब बड़े एयूएम की तरफ आते हैं। बड़े एयूएम में ये जो आपके फायदे और आई वुड से नेगेटिव बात है वो उल्टी हो जाती है। क्योंकि बहुत बड़ा है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अगर आपको एक स्टॉक से उठा के दूसरे स्टॉक में डालना है पैसा तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे मान लीजिए आप बहुत ही भारी जो बक्सा है उसको आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो तो मेहनत तो लगेगी और बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही बड़ा एयूएम है और उसका फायदा ये है कि अब बड़ा है तो ऑफ कोर्स काफी साल तक रहा होगा, उसने अच्छे रिटर्न्स दिए होंगे इन जनरल। सब फंड ऐसे नहीं होंगे, काफी सारे ऐसे फंड्स भी हैं जो बाय द वे कि जिन्होंने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं बट उनका एयूएम इसलिए बड़ा है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग बहुत अच्छी की है। तो ये भी मत समझिएगा कि बड़ा एयूएम मतलब अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इसलिए बड़ा बना है। बट आप देख सकते हो कि कौन सा बड़ा एयूएम है जिसने अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो हेंस कंसिस्टेंसी जो है उस म्यूचुअल फंड की आप ट्रैक कर सकते हो जहां पे भी बड़ा एयूएम होता है। अब आते हैं दोस्तों तीसरी जो एक पैरामीटर है उसकी तरफ। इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। ये मैंने एक पहले वीडियो में भी कवर किया है जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा टोटल एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और टोटल एक्सपेंस रेशियो वैसे आप सिर्फ उसको एक अलग नंबर की तरफ मत देखिएगा, उसको आपको कॉम्बिनेशन में देखना होगा कि जो फंड है वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है और उसके कंपैरिजन में कितना एक्सपेंस रेशियो वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अब एक म्यूचुअल फंड है, उसको अगर चलाना है तो एक अच्छा इंटेलिजेंट म्यूचुअल फंड मैनेजर चाहिए, उसको एक टीम चाहिए होगी। वो सारा जो मैनेजमेंट होगा, उसकी फीस, उसकी सैलरी, ऑफिस का खर्चा, सब कुछ का खर्चा मिला जुला के उसको बोलते हैं उस म्यूचुअल फंड के खर्चे। खर्चे यानी एक्सपेंसेस, और उन सारे एक्सपेंसेस को बोलते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात ये कि आप जिस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है मिड कैप, और मिड कैप के अंदर बहुत सारे जो फंड्स हैं उसके अंदर आप रिलेटिव टोटल एक्सपेंस रेशियो देखिएगा। पहली तो अगर मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसका एक्सपेंस रेशियो 1.5% है वर्सेस किसी एक म्यूचुअल फंड का 0.5% है, तो इन जनरल 0.5% वाला जो म्यूचुअल फंड है वो आपसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, मतलब आपसे कम फीस चार्ज कर रहा है। तो पहली बात ये हो गई। अब जैसे मैंने बोला उसको पूरी अलग तरीके से मत देखिएगा, साथ में देखना होता है रिटर्न्स के। तो अब मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड है जिसने 5 साल का एवरेज रिटर्न आपको दिया है 18% और उसका एक्सपेंस रेशियो है 1.5%। बाय द वे ये जो 18% रिटर्न है इसमें से 1.5% ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। ठीक है, और दूसरा म्यूचुअल फंड है जिसने रिटर्न दिया है 14% लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.5%। तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अब नॉर्मल यूजुअली लोगों को ये ज्ञान दिया जाता है कि अगर टोटल एक्सपेंस रेशियो हाई है उस कैटेगरी में तो उसमें इन्वेस्ट मत करो। दोस्तों ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, इतनी आसानी से नहीं होता है। आपको देखना है कि फंड कितना खर्चा कर रहा है लेकिन उस खर्चे करने पर वो कितना रिटर्न लेके आ रहा है, वो सही तरीका है। तो अगर मान लीजिए 18% दे रहा है कोई फंड और 1.5% चार्ज कर भी रहा है तो क्या है, आपको तो 18% मिला ना। आप क्यों किसी को कम पैसा देके कम पैसा कमाओगे? इवेंचुअली आपके लिए मैटर करता है कि आप कितने रिटर्न्स बना रहे हो। अब बात करते हैं चौथे पैरामीटर की, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा का सिंपल मतलब मैं आपको समझाता हूं, मतलब म्यूचुअल फंड के पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लीजिए एक 5th स्टैंडर्ड की क्लास है जहां पर जो बच्चे हैं वो सब एक ही तरह के हैं, आप ऐसे मान लीजिए। अब एवरेज स्कोर उस क्लास का मैथमेटिक्स में 80 आया है। 30 बच्चे हैं, एवरेज स्कोर, एवरेज मार्क्स जो आए हैं 80 आए हैं, और उसमें कुछ बच्चों के 80 से कम आए होंगे, कुछ बच्चों के 80 से ज्यादा आए होंगे। तो अब किसी भी बच्चे के जो मार्क्स हैं उसमें से अगर आप ये 80 हटा दो तो जो भी आएगा लेट्स से उसको अल्फा बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में भी ऐसा ही है। बेंचमार्क जो है उसको आप एवरेज मान लीजिए उस कैटेगरी का, और जो उस फंड के रिटर्न्स हैं वो उस फंड के रिटर्न्स हैं। अगर आप उसमें से एक डिफरेंस देखेंगे तो उसको अल्फा बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि इस फंड का अल्फा है 3%, मतलब +3% बाय द वे। तो अगर +3% है इसका मतलब ये है कि इस फंड ने अपने
सिमिलर फंड्स के कंपैरिजन में +3% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट किए हैं। तो दोस्तों ये बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो ये पैरामीटर, अगर कोई एक ऐसा फंड है जिसने कंसिस्टेंटली हर साल अपने अल्फा को पॉजिटिव रखा है बेंचमार्क से और अच्छे तरीके से अल्फा को बीट किया है, इसका मतलब वो फंड अच्छे हाथों में है, अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, वहां पे स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से हो रही है, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है। तो अल्फा को आप जरूर देखिएगा और एक साल का अल्फा मत देखिएगा, कंसिस्टेंटली अल्फा देखिएगा, ईयर ऑन ईयर उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फंड उस कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मर है। अब आते हैं दोस्तों पांचवें पैरामीटर पे जिसको बोलते हैं बीटा। अब आप सोच रहे होंगे अल्फा बीटा क्या कर रहा है, बट आई होप कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं तो आप एटलीस्ट इसको याद रख पाओगे और आप इसको एक सिंपल भाषा में आप नोट भी कर सकते हो। एक दो बार अगर आप फिर से पढ़ो तो आपको हमेशा याद रहेगा। बीटा एक ऐसी चीज है जो म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है इसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है और किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा 1 से ज्यादा है, इसका मतलब वो मार्केट से ऊपर जाते समय ज्यादा रिटर्न्स देगा। बट इसका एक डाउन साइड भी है कि जब मार्केट नीचे जाएगा तो वो घटेगा भी उतना ही ज्यादा। ठीक है, उसी तरह म्यूचुअल फंड का बीटा अगर मान लीजिए कम है 1 से, तो इसका मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उतना उसमें वॉलेटाइल इफेक्ट नहीं आएगा, उतनी ऊपर नीचे तेजी नहीं आएगी, ज्यादा स्टेबल है अगर बीटा 1 से कम है। तो ये आप इन जनरल ध्यान में इसलिए रख सकते हैं अगर आपको मान लीजिए लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना है या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इन्वेस्ट करना है, आप ऐसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो कि जिनका बीटा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि फिर आपका जो निवेश होगा वो इतना वॉलेटाइल नहीं होगा, इतना ऊपर नीचे नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स ऊपर नीचे जाएगा बट कंपेयर टू जो बाकी फंड्स हैं उतना नहीं जाएगा, थोड़ा स्टेडी रहेगा, तो आप थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो दोस्तों आते हैं अब छठे पॉइंट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है आपका, और वो है म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। अब काफी बार ऐसा होता है कि कुछ नए म्यूचुअल फंड्स आते हैं और वो जो उनका बेंचमार्क होता है, मान लीजिए निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 10% से बढ़ा और जो नया फंड आया है उसने 40-50% के रिटर्न दे दिए, तो सारे के सारे निवेशक बस भागने लगते हैं उस पर्टिकुलर फंड के पीछे। ये गलत, मैं बोलूंगा आपने ये गलत तरीका है सोचने का। रिटर्न्स जब भी होते हैं, अगर आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, रिटर्न्स में आपको दो बातें देखनी है बहुत खास तरीके से, और जब तक वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ रही हैं आपको उस फंड के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो दो चीजें हैं, पहला कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। तो अगर 1 साल रिटर्न दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो अगले साल भी वैसे रिटर्न देगा। ऐसा हो सकता है कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर उस साल जिस सेक्टर में इन्वेस्ट किया हो वो सेक्टर काफी बढ़ गया हो, इसलिए रिटर्न ज्यादा आया हो, नेक्स्ट साल वो सेक्टर नीचे भी आ सकता है। बट हाँ, अगर हर साल लगातार 3 सालों तक, 4 सालों तक, 5 साल तक किसी फंड ने एक अपने बेंचमार्क से ऊपर रिटर्न्स दिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए उस म्यूचुअल फंड के ऊपर और तब आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वो सही तरीका है। हेंस रिटर्न्स पे मत जाइए 1 साल के, कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स पे जाइए। कितने ज्यादा है वो मैटर नहीं करता है, ये मैटर करता है कि हर साल उस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है कि नहीं किया है और कितने सालों तक अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो रिटर्न्स के अंदर ये देखिएगा, और कम से कम नहीं तो आप 4 से 5 साल के रिटर्न्स को देखिएगा। एक से 3 साल के रिटर्न्स के अंदर भी बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो पहले 2 से 3 साल में अच्छा परफॉर्म करते हैं बट उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो एटलीस्ट 5 साल तक देखिए कि अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं और वो फंड कैसा कर रहा है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो ये हो गया दोस्तों छठा पैरामीटर जो आपको हेल्प करेगा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अब सही लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में रिप्लाई कर लीजिए, खुद के ही कमेंट्स में, कि आपने नया क्या सीखा जिसके बेसिस पर अब आपको लगता है कि आपने नॉलेज गेन की है अच्छी तरीके से म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की। सो थैंक यू दोस्तों बने रहने के लिए।